हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में। एंड आज हम वीडियो नंबर 30 के साथ आपके सामने आए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट जो वीडियो बना था उसमें हमने मॉड्यूल 1 जो कि डीसी सर्किट्स था उसको समअप कर दिया था और पूरा डिस्कशंस उसके बारे में हो गया था। जो लोग रेगुलरली वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और पूरा उन्होंने स्टडी किया है, पढ़ा है, तो उनको पता होगा कि हमने मॉड्यूल 1 में टोटल 29 वीडियोस बनाए हैं जिसको हमने पूरा कवर किया है। आज वीडियो नंबर 30 से हम शुरू करने जा रहे हैं मॉड्यूल 2 जो है स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेस एसी सर्किट। अगर मॉड्यूल 2 का नाम देखें तो दैट इज स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेस एसी सर्किट। ये है मॉड्यूल 2 का नाम, जो कि यूनिट 2 है यूनिवर्सिटी सिलेबस में, जो मॉड्यूल 2 के नाम से दिया गया है, दैट इज स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेस एसी सर्किट। ठीक है, तो सिंपली अगर हम इसको एसी सर्किट भी कहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ या दूसरे जगह में हम बात करें जहाँ पर ये एसी सर्किट्स पढ़ाया जाता है या किसी एग्ज़ाम के लिए अगर हम उसको पढ़ते हैं तो एसी सर्किट के नाम से उसको पढ़ते हैं। एंड हेयर इट इज़ गिवन एज सिंगल फेस एसी सर्किट। सो इस चैप्टर में हम मेजरली सिंगल फेस एसी सर्किट को कवर करेंगे, बट इसमें 3 फेस एसी सर्किट का भी एक स्मॉल पोर्शन दिया गया है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये तो था इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। बेसिकली यहाँ हम एसी सर्किट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो एसी सर्किट क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था डीसी सर्किट्स। ठीक है, अभी तक जितना डिस्कशन किया है, जितना भी एनालिसिस किए हैं, हमने प्योरली डीसी के फॉर्म में किया है। और डीसी आप देख सकते हैं किस तरह का होता है। अगर आप डीसी की बात करें तो डीसी लुक लाइक दिस। अगर ये टाइम पीरियड है और ये हमारा वोल्टेज या करंट है, वी कैन से वी और आई। अगर ये वोल्टेज या करंट है तो अगर डीसी को डिफाइन करना हो तो डीसी कैन बी डिफाइंड एज लाइक दिस। इट विल ऑलवेज कैरी ए कांस्टेंट वैल्यू। अगर आप टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू को देखेंगे तो इट विल ऑलवेज गिव यू ए कांस्टेंट वैल्यू। किसी भी इंस्टेंट पे आप देख सकते हैं, ये 0 इंस्टेंट है जहाँ से हमने शुरू किया। आप यहाँ देखेंगे तो वी हैव ए कांस्टेंट वैल्यू, हियर ऑल्सो वी हैव ए कांस्टेंट वैल्यू, हियर ऑल्सो कांस्टेंट वैल्यू। तो इसको कहते हैं हम डीसी सप्लाई। ठीक है, इसको कहते हैं डीसी सप्लाई। और डीसी सर्किट किसको कहते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें डीसी करंट फ्लो होता है या एक ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर एक डीसी सप्लाई लगी हुई हो और उसके अंदर से एक करंट फ्लो हो जो डीसी नेचर का हो, उसको हम कहते हैं डीसी सर्किट्स। सिमिलरली इन द सेम वे हम एसी सर्किट को भी डिफाइन कर सकते हैं। एसी सर्किट का मतलब है जिसमें हमारे पास एक एसी सोर्स हो, राइट, और एसी सोर्स लगाने के बाद सर्किट में सोर्स टू लोड एक करंट फ्लो करे जो ऑल्टरनेटिंग नेचर का हो। एसी स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग मीन्स व्हाट? ऑल्टरनेटिंग मीन्स चेंज होता हुआ, बदलता हुआ। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो सोर्स या करंट जो भी हम कंसिडर करेंगे, जो भी हम दिखाएंगे यहाँ पर, वो सारी चीज़ें ही ऑल्टरनेटिंग होगी, वो सारी चीज़ें ही बदलती हुई नजर आएंगी। अब आप कोई भी ऐसा सिग्नल ले लीजिए जो हमेशा चेंज हो रहा हो या जिसकी वैल्यू हमेशा बदल रही हो। जैसे कि आप एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पर हम ले लें कि ये एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है। ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, वोल्टेज या करंट कुछ भी हो सकता है ये। तो आप देखिए इसकी जो वैल्यू है वो हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है। आप यहाँ पर देखेंगे 0 था, इसके बाद यहाँ पर ये कुछ वैल्यू है, then further we have some other value, then after some time we have some other value like this. So the values always keep on changing with time. टाइम के साथ साथ वैल्यू हमेशा बदल रही है, तो ये एक ऑल्टरनेटिंग वेवफॉर्म है। अगर आप इसको करंट कहें तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट बन जाएगा। ठीक है, और इस सिग्नल को अगर आप किसी सर्किट में अप्लाई करते हो तो उसके रिजल्ट के तौर पर उस सर्किट में करंट फ्लो करेगा जो अल्टरनेटिंग नेचर का ही होगा। उसका वेव शेप क्या होगा वो डिपेंड करता है सर्किट एलिमेंट के ऊपर कि सर्किट एलिमेंट कैसा है। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस एलिमेंट सर्किट के अंदर है तो वो सेम वेव शेप के साथ सर्किट के अंदर फ्लो करता है। तो ये एक एग्जांपल हुआ अल्टरनेटिंग करंट का, एसी का। इसी तरह से आप एक और वेव फॉर्म ले लीजिए। ये एक वेव फॉर्म है जो कि स्क्वायर वेव है। स्क्वायर वेव मतलब दोनों पोर्शन जो है इसके स्क्वायर वेव फॉर्म है। ठीक है, तो ये भी एक ऑल्टरनेटिंग नेचर का ही है। ऑल्टरनेटिंग का मतलब है बदलता हुआ, मतलब एक निश्चित समय के बाद वो अपना पोलैरिटी चेंज करेगा। इसमें आप देखिए ये हमेशा एक पोलैरिटी के साथ है, हमेशा पॉजिटिव है। अगर आप इसको क्वाड्रेंट में देखें तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट इन दिस केस वी हैव वन सेट ऑफ वैल्यूज हियर
ऊपर की तरफ, उसके बाद यहाँ पर उसने अपनी वैल्यू को चेंज किया, यानी कि अपनी पोलैरिटी को चेंज किया। तो यहाँ अगर पॉजिटिव था तो यहाँ पर हो गया वो नेगेटिव। तो ये ऑल्टर हो रहा है, ऑल्टर हो रहा है मतलब बदल रहा है, चेंज हो रहा है, एक निश्चित समय के बाद अपनी वैल्यू को, अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग। इन दिस केस ऑल्सो वी हैव, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, ये भी एक ऑल्टरनेटिंग वेव फॉर्म का ही एग्जाम्पल है। या फिर आप कोई और वेव फॉर्म ड्रॉ कर लीजिए, कोई भी सिग्नल, रैंडमली कोई भी सिग्नल आप ऐसा भी ड्रॉ करेंगे तो भी वो ऑल्टरनेटिंग ही कहलाएगा। आप देखेंगे कि ये वैल्यू एक निश्चित समय के बाद चेंज हो रही है, तो वो एक ऑल्टरनेटिंग नेचर का है। और इस तरह की कोई भी वेव फॉर्म आप ले लीजिए जो स्टेप्ड वेव फॉर्म है, ये स्टेप्ड वेव फॉर्म का एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने मल्टीपल वेव फॉर्म्स को जोड़ के एक वेव फॉर्म बनाई है, ये भी एक ऑल्टरनेटिंग टाइप का ही वेव फॉर्म है, राइट। तो ये सारी ऑल्टरनेटिंग वेव फॉर्म्स के ही एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारी वैल्यूज़ हमेशा टाइम के साथ बदल रही है और एक निश्चित समय के बाद वो अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करती है। उसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसकी भी ये वैल्यू है, राइट, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमनली हमारे जो ऑल्टरनेटिंग वेव फॉर्म होती है, ये इस तरह की वेव फॉर्म हम कंसिडर करते हैं मोस्ट कॉमनली। इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, क्योंकि ये साइन वेव एक साइन फंक्शन का वेव फॉर्म है। अगर आप साइन फंक्शन को प्लॉट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको एक इस तरह का सिग्नल मिलेगा। इसको हम कहते हैं साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। जैसे इसको ट्रायंगुलर वेव फॉर्म कहा क्योंकि एक ट्रायंगुलर शेप का है, इसको स्क्वायर वेव फॉर्म कहा क्योंकि ये स्क्वायर वेव का है, और इसको स्टेप्ड कहा क्योंकि स्टेप्स में बना हुआ है। तो इसी तरह से जो इसका नाम है वो है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। और ये भी आप देखते हैं इसमें भी एक निश्चित समय के बाद, कुछ समय के बाद ये अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करता है। यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू थी तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। साथ ही साथ हर एक इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, कुछ यहाँ पर वैल्यू है, एट दिस मोमेंट ये वैल्यू है, एट दिस मोमेंट ये वैल्यू है, एट दिस मोमेंट ये है, फिर 0 हो जाती है, उसके बाद नेगेटिव चली जाती है। तो हमेशा पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, एक निश्चित समय के बाद अपना जो पोलैरिटी है वो रिवर्स करेगा। फॉर एग्जांपल अगर करंट है तो वो यहाँ से यहाँ तक के टाइम के लिए एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसके बाद इस पॉइंट से इस टाइम के बीच में वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा। डीसी के केस में ऐसा नहीं होता, डीसी के केस में हमेशा एक ही डायरेक्शन चलती रहती है, उसका टाइम के साथ कोई भी रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी नहीं होता है, एक ही डायरेक्शन में हमेशा बना रहेगा वो, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस इन एसी एंड डीसी सप्लाई, राइट। इसको बोलते हैं हम एसी और डीसी सप्लाई। तो अभी तक जो मॉड्यूल 1 में हमने डिस्कस किया था वो पूरा का पूरा डिस्कशन था डीसी सप्लाई से रिलेटेड। अब इस चैप्टर में जो मॉड्यूल 2 चैप्टर है उसमें जो डिस्कशन होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द एसी सप्लाई ओनली, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, सब इसी के टर्म्स में, इन्हीं से रिलेटेड हम सारी बातें यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन मोर चीज़ यहाँ पर हमें जो ऑब्जर्व होती है वो ये है कि एसी के केस में जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेट मिलके जो एक कंप्लीट सेट बनाते हैं, जैसे आप सारी वेव फॉर्म्स में देख पा रहे हैं, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सिमिलरली हियर इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ नेगेटिव, एंड हियर ऑल्सो वी हैव पॉजिटिव और नेगेटिव। सो एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेट मिलकर आपको एक साइकिल देते हैं। ये जो कंप्लीट सेट है पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के, दिस इज़ कॉल्ड वन साइकिल, ठीक है। वन साइकिल का मतलब है कि इतने समय में ये साइकिल आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव सेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल हम लें यहाँ पर, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक वेव फॉर्म है, ठीक है, सिर्फ इतना ही है, इसमें नेगेटिव सेट नहीं है, तो ये भी एक ऑल्टरनेटिंग वेव फॉर्म ही है। कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो साइकिल है ये चेंज हो रही है, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये हमेशा टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। साथ ही साथ इस पॉइंट के बाद ये वेव फॉर्म वापस से रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो इस केस में हमारी जो साइकिल कहलाएगी, जैसे इस केस में एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेट था, यहाँ पर एक साइकिल होगी, वो ये वाली साइकिल होगी जहाँ से आपका चेंज होना रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो कोई भी ऑल्टरनेटिंग वेव फॉर्म हो, जिस भी शेप की हो, जिसकी वैल्यू बदल रही हो, समय के साथ साथ चेंज हो रही हो, हर पल बदल रही हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम ये देखते हैं कि कहाँ से वेव फॉर्म वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो रही है। तो जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक आपका एक सेट पूरा हो जाता है, मीन्स उसके बाद आपका जो दूसरा सेट है साइकिल का सेम रिपीटेशन शुरू हो जाता है, उस केस में हम कहते हैं कि आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उस केस में आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ वोल्टेज या करंट के टर्म्स में आप अगर वेवफॉर्म्स प्लॉट करें तो वेवफॉर्म्स सिमिलर ही होती हैं। अगर आप इसको कहें कि वेदर इट इज़ ए वोल्टेज और करंट, तो यू कैन राइट इट इज़
इट मे बी ए वोल्टेज और इट मे बी ए करंट, इसको दोनों ही केस में कंसिडर कर सकते हैं। हेयर ऑल्सो इन साइनोसॉइडल ऑल्सो वी कैन से इट कैन बी ए वोल्टेज और करंट, ठीक है। तो सारी जितनी भी हमने ऑल्टरनेटिंग वेवफॉर्म्स बनाई हैं, वेरिएबल वेवफॉर्म्स बनाई हैं, एसी वेवफॉर्म्स बनाई हैं, वो सारी वोल्टेज और करंट दोनों के लिए ही एप्लीकेबल हैं, राइट। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देख ली कि किस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारा एक साइकिल का क्या मतलब है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग में साइकिल्स होती हैं। हमने पढ़ा होगा कि 50 हर्ट्ज़ का हमारा साइकिल होता है, 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास। जो 50 हर्ट्ज़ जो एसी में आती है उसका क्या मतलब है, उसका सिंपली मतलब है कि एक सेकेंड में 50 साइकिल्स हमारा पूरी करती है, तब हम कहते हैं कि वो 50 हर्ट्ज़ का वेव फॉर्म है। हर्ट्ज़ मतलब साइकिल्स पर सेकेंड, तो इट मीन्स पर सेकेंड 50 साइकिल्स आर बीइंग कंप्लीटेड, 50 साइकिल पूरी होती हैं एक सप्लाई में जो हमको जनरली यूज़ करने के लिए मिलती है, वो 50 हर्ट्ज़ की होती है। तो हम कहते हैं एक सेकेंड में 50 साइकिल वो कंप्लीट करेगी, राइट। ओके, आगे आ जाते हैं हम यूजेस के ऊपर, ठीक है। अभी तक हमने जो डीसी पढ़ा और अब हम जो एसी को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो उन दोनों केसेस में उनके यूजेस की अगर बात करें तो यूजेस के एस्पेक्ट में कौन सी वेवफॉर्म्स या कौन सी सप्लाई ज़्यादा बेटर है। अगर डीसी सप्लाई की बात करें तो ऐसा नहीं है कि डीसी सप्लाई के यूज़ नहीं हैं, वी हैव सो मेनी एप्लीकेशंस। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हमारे पास कुछ कुछ ऐसी हैं जहाँ पर स्पेशली सिर्फ और सिर्फ डीसी ही यूज़ होता है। जैसे आप सभी को पता है कि अगर हमें कहीं भी चार्जिंग करनी हो तो चार्जिंग में हमेशा डीसी ही यूज़ होगा, एसी से हम कभी भी चार्जिंग नहीं करते हैं। अगर आप किसी भी तरह की चार्जिंग कर रहे हैं और डायरेक्टली एसी सप्लाई ले रहे हैं तो देयर मस्ट बी सिस्टम जो एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, राइट। तो इसके अलावा अगर डीसी की सप्लाई की बात करें तो जो ट्रैक्शन है, ट्रैक्शन मतलब जो रेलवे इंजन्स की बात कर रहे हैं, ट्रैक्शन का मतलब है रेलवे इंजन्स, तो उन इंजन्स में ज़्यादातर इंजन्स में आज भी डीसी मोटर ही लगी हुई है। अब आगे चलकर वो रिप्लेस हो रही है धीरे धीरे, डीसी से एसी में रिप्लेसमेंट होगा जब जैसे जैसे नए ट्रैक्शन सिस्टम्स डेवलप होंगे, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं पिछले 10-20 सालों से, उनके चलते अगर हम देखें तो कुछ डीसी से एसी में रिप्लेसमेंट हो गया है। बट अभी भी अगर मेजॉरिटी की बात करें तो ट्रैक्शन सिस्टम में आज भी डीसी ही यूज़ होती है, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डीसी सप्लाई। इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनमें एक्सक्लूसिवली डीसी सप्लाई ही यूज़ होती है, राइट। लेकिन सबसे पहले इनपुट लेते हैं एसी सप्लाई का। जो इनपुट हमारे पास होता है वो एसी सप्लाई ही होता है। फिर उस इनपुट को हम एक सिस्टम के थ्रू कन्वर्ट करके डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इस सिस्टम को क्या कहते हैं आपको पता है। एसी से डीसी में जो कन्वर्जन करता है वो होता है रेक्टिफायर। तो वी ऑलवेज यूज़ ए सॉर्ट ऑफ रेक्टिफायर उन सभी सिस्टम्स में जहाँ पर डीसी का यूजेस होता है। जहाँ जहाँ भी हम डीसी का यूज़ करेंगे हमेशा उसको कन्वर्ट करके ही यूज़ करते हैं, बिकॉज वी डू नॉट जनरेट डीसी सप्लाई। सो फॉर यूजिंग दिस डीसी सप्लाई हमें हमेशा उसको कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्जन के बाद ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि एसी ही क्यों जनरेट किया जाता है, या फिर हम कहें कि एसी सप्लाई ही ज़्यादा बेटर क्यों है डीसी से। सो हमारा क्वेश्चन है वाई एसी, राइट, एसी ही क्यों। तो इसके कुछ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें अगर सबसे पहले पॉइंट की और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि एसी को हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ मतलब स्टेप्ड अप और डिक्रीज़ मतलब स्टेप्ड डाउन, ठीक है। स्टेप्ड अप और स्टेप्ड डाउन किया जा सकता है एसी को बहुत आसानी से। किस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की हेल्प से, उसको बोलते हैं हम ट्रांसफार्मर, जिसकी हेल्प से ये काम होता है। चूँकि ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता, हम जब आगे ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि क्यों ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता। सो फॉर नाउ हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसी मशीन है जिसकी हेल्प से एसी को बहुत आसानी से हम स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, मतलब उसके लेवल को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमने 100 वोल्टेज को जनरेट किया, हमारे सिस्टम ने, हमारे जनरेटर ने, जहाँ से हमने सप्लाई जनरेट की उसने 100 वोल्ट को जनरेट किया। उस 100 वोल्ट को हम बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। हमने इसको बढ़ा के 100 वोल्ट से 1000 वोल्ट भी कर सकते हैं, और इसको घटा के 50 वोल्ट्स भी कर सकते हैं। दोनों ही केस पॉसिबल हैं बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। अगर हमें बढ़ाना है तो स्टेप अप करना होगा, और अगर वोल्टेज को घटाना है तो स्टेप डाउन हमें करना होगा बाय यूजिंग द
ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इसके लेवल को घटाना या बढ़ाना क्यों है, क्या ज़रूरत है हमें घटाने या बढ़ाने की, क्या हम डायरेक्टली 100 वोल्ट जो जनरेट किया है उसको सीधे सीधे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते? तो उसका रीज़न ये है कि चूँकि हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब जहाँ एक ऐसा सिस्टम जहाँ से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है उस प्लेस से आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए ट्रांसमिशन का काम किया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो अगर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है जनरेशन, जहाँ पर वो जनरेट हुआ। दूसरा कंपोनेंट होता है ट्रांसमिशन, उसको ट्रांसमिट किया गया, उसको भेजा गया एक जगह से दूसरी जगह पर। और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आपको वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है जिससे आप उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो जनरेशन मतलब ये तो जनरेटर ने कर दिया, किसी जगह पर जनरेटर रखा हुआ था, उसने वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। अब जनरेट तो हो गई, जनरेट करने के बाद आपके पास तक वो इलेक्ट्रिसिटी, वो पावर कैसे लाई जाए, तो दैट हैज़ टू बी डन बाय यूजिंग ट्रांसमिशन सिस्टम। जो ये ट्रांसमिशन लाइंस आप देखते हैं बड़ी बड़ी लगी हुई रहती हैं, जो बहुत हज़ार वोल्टेज आप पढ़ते भी होंगे, कहीं कहीं देखते हैं कि 11,000 वोल्ट्स है, 33,000 वोल्ट्स है। तो वो कहाँ से आया, क्या वाकई 33,000 का जनरेशन हो रहा है? नो, 33,000 का जनरेशन नहीं हो रहा है। जनरेशन एक लेवल पे होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की हेल्प से उस वोल्टेज को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से वो जो वोल्टेज है वो कई हज़ार हो जाती है। जैसे 33,000 हो गई, 66,000 हो गई। आप देखते होंगे 66 kV की लाइन है, 110 kV की लाइन है, इस तरह का बहुत जगह पर आपने पढ़ा होगा। तो क्या कारण है कि ट्रांसमिशन लाइन में से इतना हैवी वोल्टेज भेजा जाता है? इसका कारण बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा कारण है, वो है पावर। आपको पता है पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट, हम पढ़े हैं कि वोल्टेज इनटू करंट पावर है। अब अगर पावर किसी भी सिस्टम की कांस्टेंट है, ठीक है, मान लीजिए पावर एक सिस्टम की कांस्टेंट है, जो भी इक्विपमेंट, जो भी हम ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे उसका पावर हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब अगर हम वोल्टेज को बढ़ा दें तो इस पावर को कांस्टेंट रखने के लिए करंट को डाउन करना पड़ेगा, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पावर के बराबर होना चाहिए। और पावर एक कांस्टेंट टर्म है, किसी भी मशीन के लिए पावर को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। जो आपके जनरेटर ने पावर को जनरेट करके दिया है वो पावर कभी बदल नहीं सकती, आप पावर में चेंज नहीं कर सकते। बट यस, आप वोल्टेज या करंट को चेंज कर सकते हैं। आपने क्या किया, ट्रांसफार्मर में से जो इनपुट हमें मिला वो था जनरेटर से जनरेट जो हुई है पावर, उससे आपने जनरेट करके ट्रांसफार्मर को दे दिया कि इसके वोल्टेज के लेवल को अप कर दो। उसने क्या किया, वोल्टेज के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब ये जितना बढ़ेगा उसी के रेशो में, उसी के प्रोपोर्शन में आपका करंट डिक्रीज़ होगा। इसका क्या फ़ायदा होता है ऐसा करने से? इसका फ़ायदा ये है कि आपके जो लॉसेज हैं, अगर आप लॉसेस की बात करें, वो होते हैं I2R लॉस। किसी भी रेजिस्टेंस में से अगर करंट जाएगा तो पावर लॉस होगा, जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं I2R से। अगर ऐसा करने से आपका करंट डिक्रीज़ होता है तो अल्टीमेटली आप लॉसेस भी डिक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि लॉस तो आपके करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यही एक कारण है सबसे बड़ा कि ट्रांसमिशन लाइन में से वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा के सेंड किया जाता है। ठीक है, और ये काम सिर्फ और सिर्फ एसी में ही पॉसिबल है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास एसी का कि बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर हम एसी को घटा या बढ़ा सकते हैं विद द यूज़ ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है? दूसरा एडवांटेज ये है कि हमारे पास जो मशीनें हैं, राइट, जो मोटर हम यूज़ करते हैं, मोटर या जो एसी मोटर्स हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं एसी मोटर्स, वो सारे मोटर्स चीप होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू डीसी। दूसरा, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन होते हैं, सिंपलर इन कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं डीसी मोटर के कंपैरिजन में। ये दो जो पॉइंट्स हैं ये भी अपने आप में बहुत एक बड़ा एडवांटेज और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर एसी सिस्टम और डीसी सिस्टम में। अगर एसी और डीसी मोटर्स को दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये पाया गया कि अगर एक सेम रेटिंग की मशीन है, ये जो कंपैरिजन किया गया ये सेम रेटिंग की मशीन पर किया गया। लेट्स से वी हैव 5 HP ऑफ मशीन, 5 HP ऑफ मोटर है, एक डीसी मोटर है 5 HP का और एक एसी मोटर है 5 HP का ही। तो ये देखा गया कि जो 5 HP का एसी मोटर है वो 5 HP के डीसी मोटर से सस्ता है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसका जो कंस्ट्रक्शन है, मशीन का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो बना है, वो सिंपल है, उसमें
कॉम्प्लेक्स पार्ट्स नहीं हैं, उसमें ऐसे पार्ट्स लगे हैं जो एकदम आसानी से बनाए जा सकते हैं, आसानी से फिट किए जा सकते हैं, आसानी से उनका मेंटेनेंस किया जा सकता है। और दूसरी चीज़, बार बार मेंटेनेंस नहीं मांगते, यानी कि वो एक ऐसा मशीन एसी मोटर हमारे पास तैयार हो जाता है जो बार बार मेंटेनेंस नहीं मांगता। बट जबकि डीसी मोटर, डीसी में एक ऐसा प्रॉब्लम है जिस वजह से उसका जो मेंटेनेंस है वो टाइम टू टाइम करना पड़ता है। जब हम मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मॉड्यूल 4 में आएगा, चैप्टर 4 में आएगा, मशीनों के बारे में बातें जब होंगी, तो तब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से पार्ट्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट। तो दूसरा जो एडवांटेज है एसी को यूज़ करने का वो ये है कि जो एसी मोटर्स हैं वो एक तो सस्ते होते हैं अगर सेम रेटिंग के दोनों मोटर्स का कंपैरिजन किया जाए, और दूसरा इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल है, साथ ही साथ मेंटेनेंस नहीं है, ज़्यादा मेंटेनेंस फ्री है, ये कह सकते हैं, ठीक है। और जो तीसरा एडवांटेज है, द थर्ड एडवांटेज ऑफ एसी सिस्टम, दैट इज थर्ड पॉइंट इज स्विच गियर। स्विच गियर क्या होता है? अब देखिए, हमने जनरेशन की बात की, हमने ट्रांसमिशन की बात की, हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, लेकिन इन सभी सिस्टम्स में, इन सभी स्टेजेस पे कुछ ना कुछ ऐसे इक्विपमेंट हमारे पास होंगे जो कंट्रोल करने के काम आएंगे। कंट्रोल मीन्स जैसे स्विच ऑफ करना है या स्विच ऑन करना है, हम सब घर में स्विचेस यूज़ करते हैं। फ़ैन ऑन करना है या फ़ैन ऑफ करना है तो स्विच का यूज़ करेंगे, एमसीबी का यूज़ करेंगे, एसी को ऑन करना है, एसी को ऑफ करना है तो एसी का यूज़ हम करते हैं। तो इस तरह से हर लेवल पे कुछ ना कुछ कंट्रोल इक्विपमेंट्स होते ही हैं, उन्हीं को हम कहते हैं स्विच गियर। प्रोटेक्शन के लिए जैसे आप फ्यूज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, आप देखते हैं कि जब भी कोई फॉल्ट होता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपका फ्यूज़ जल जाता है, तो आप उसको रिप्लेस कर देते हैं तो वापस से सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो वो भी एक स्विच गियर है। तो आप कह सकते हैं जितने भी स्विचेस, फ्यूज़, एमसीबी, इस तरह के जितने भी इक्विपमेंट हैं, ये तो मैं बहुत ही एलिमेंट्री लेवल की बात कर रहा हूँ जो हम डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ करते हैं। अगर इंडस्ट्रियल पर्पज़ से देखा जाए तो और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो स्विच गियर के फॉर्म में यूज़ होते हैं, और उसके ऊपर वाले लेवल पे अगर देखा जाए, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन और ट्रांसमिशन के लेवल पे देखा जाए, तो आपको ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स मिलेंगे जो कई कई हज़ार एम्पियर या कई कई हज़ार वोल्टेज के लिए काम करते हैं। जैसे कि 1000 एम्पियर का कोई करंट फ्लो कर रहा है किसी एक कंडक्टर के थ्रू, उसको आपको ब्रेक करना है तो नॉर्मल स्विच काम नहीं करेगा, वो जल जाएगा। आप देखते हैं कहीं भी आपके जो स्विचेस जलते हैं वो क्यों जलते हैं? क्योंकि उनमें से हैवी करंट फ्लो होने लगता है और वो उसके लिए कंपेटिबल नहीं होते, उसको बियर नहीं कर सकते, तो एक समय के बाद वो हीट होके जलना शुरू हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो पॉसिबल हैं वो सब स्विच गियर के थ्रू पॉसिबल है, राइट। तो ये तो हुआ स्विच गियर का एक्सप्लेनेशन। अब हम यहाँ पर एसी को कैसे हम स्विच गियर से रिलेट करने जा रहे हैं। अब चूँकि जो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, फ्यूज़, एमसीबीज़ या और बड़े लेवल के सर्किट ब्रेकर्स आप कह सकते हैं, सर्किट ब्रेकर्स, रिलेज, ये और नेम है जो स्विच गियर के टर्म में आते हैं। तो जो एसी के लिए स्विच गियर बनता है वो सिंपल होता है, ठीक है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड चीप इन प्राइस। ये एक पॉइंट है जो एसी वर्सेस डीसी के फॉर्म में एसी को सुपीरियर बनाता है, कि जो स्विच गियर यूज़ होता है सिस्टम्स के अंदर, पावर सिस्टम्स के अंदर, वहाँ पर अगर एसी से हम स्विच गियर की बात करें तो एसी के केस में जो स्विच गियर है वो सिंपल होगा कंस्ट्रक्शन वाइज, और कॉस्ट वाइज देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू डीसी वो सस्ता होगा, राइट, प्राइस उसका कम होगा। तो ये एक तीसरा पॉइंट है हमारे पास जो डिफ़र करता है एसी को डीसी से, साथ ही साथ एसी को एक सुपीरियर लेवल पे रखता है डीसी के कंपैरिजन में। तो ये एक तीसरा रीज़न हुआ कि हम क्यों सिर्फ एसी को यूज़ करते हैं, डीसी को हम क्यों जनरेट नहीं करते। जो हमारा पावर सिस्टम है, जो मैंने अभी आपको बताया, जनरेटर जहाँ से जनरेशन हुआ वो एसी में ही क्यों हुआ, डीसी में क्यों जनरेशन नहीं हुआ। हम ये भी कर सकते हैं, डीसी जनरेट करके हमने उसको ट्रांसमिट कर दिया और आगे यूज़ कर दिया। तो इन सभी कारणों की वजह से ज़्यादातर एसी का यूज़ होता है। पहला कारण हमने देखा, सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा? सबसे पहला पॉइंट था कि हम एसी को घटा या बढ़ा सकते हैं, जो कि डीसी में पॉसिबल नहीं है, वो सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये हुआ कि जितनी भी मशीनें हम यूज़ करते हैं उसमें मोस्टली एसी मशीन्स हैं, और एसी मशीन्स डीसी के कंपैरिजन में सस्ती होती है, मेंटेनेंस फ्री होती हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, और साइज़ उनका कम होता है। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि जो स्विच गियर यूज़ होगा एसी के केस में वो सिंपल होगा,
चीप होगा, सस्ता होगा, और डीसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। ये तीन जो मेजर पॉइंट्स हैं, ये तीनों मेजर पॉइंट्स आपको एसी सप्लाई को, एसी सिस्टम को सुपीरियर बनाती हैं डीसी सप्लाई से, राइट। चलिए, तो इस वीडियो में हमने जाना है कि एसी सर्किट क्या होता है, एसी वेवफॉर्म क्या होती है, और एसी एंड डीसी में क्या अंतर है, बेसिकली उनकी वेवफॉर्म्स कैसी दिखती हैं, किस तरह से हम उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कैसा एसी होगा और कैसा डीसी होगा। और दूसरी हमने बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ ये समझी है कि एसी वर्सेस डीसी मीन्स विच वन इज़ बेटर एंड वाई। सो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि AC इज़ मच बेटर देन DC बिकॉज देर आर नंबर ऑफ रीजन्स लिस्टेड, जो हमने 1 2 3 पॉइंट डिस्कस किए और उनको डिटेल में हमने समझने की कोशिश की कि क्या क्या चीज़ें उनके अंदर इन्वॉल्व हैं और किस तरह से हमारा AC ज़्यादा बेटर है। फिर भी हमने ये भी कहा था कि जो DC सप्लाई है उसका भी यूज़ है, एक्सक्लूसिव यूज़ है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ DC यूज़ हो रही है, लेकिन डायरेक्टली DC हमारे पास अवेलेबल नहीं है कहीं भी। आप देखते हैं कि DC का जनरेशन नहीं हो रहा है, बट अगर आपको DC को यूज़ करना है तो हमें उसको कन्वर्ट करना होगा, AC को DC में बदलना होगा और उसके बाद उसका यूज़ करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जहाँ भी DC का यूजेज है उसको इस तरह से फुलफ़िल कराते हैं। तीसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे दिमाग में क्लिक हो रहा है, वो ये है कि जैसे हम AC के बारे में हम बात कर रहे थे कि उसको हम स्टेप अप या स्टेप डाउन कर पा रहे हैं, DC के केस में अगर आपको डायरेक्टली DC अवेलेबल भी होती तो आप उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर पाते, राइट। मान लीजिए आपको आपका जनरेशन है 200 वोल्ट DC पे, लेट अस सपोज आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो 200 वोल्ट DC को जनरेट कर रहा है। अब आपको कहीं पर 50 वोल्ट DC की ज़रूरत है, तो 50 वोल्ट DC बनाने के लिए आपके पास डायरेक्टली कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा जिससे आप इसको कन्वर्ट करके 50 वोल्ट DC में चेंज कर सकें, राइट। उसके लिए आपको कुछ पावर लॉस करना पड़ेगा, जैसे रेजिस्टेंस के थ्रू आप उसको चेंज करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करेंगे, तो देर आर द थिंग्स, वहाँ आप वोल्टेज ड्रॉप करेंगे तो 150 वोल्ट का जो है वो 150 वोल्ट का अल्टीमेटली लॉस ही होगा, और 150 वोल्ट लॉस का मतलब है पावर लॉस, ठीक है। ये पावर लॉस होगा जो कि हाईली अनडिज़ायरेबल है, इट इज़ नॉट एट ऑल डिज़ायरेबल। इसी तरह से अगर आपके पास 200 वोल्ट AC का जनरेशन हुआ, आप क्या करेंगे, सबसे पहले 200 वोल्ट AC को कन्वर्ट करेंगे 50 वोल्ट AC में, उसके बाद 50 वोल्ट AC को कन्वर्ट कर देंगे आप 50 वोल्ट DC में। इससे आपका क्या होगा, नो पावर लॉस, इससे कोई भी पावर लॉस नहीं होगा, बिकॉज रेक्टिफायर्स जो होते हैं AC से DC का जो कन्वर्जन है वहाँ पर किसी भी तरह का पावर लॉस नहीं होता, और अगर होता भी है तो इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। अगर यहाँ आप देखें सीधे सीधे 150 वोल्ट का लॉस किया हमने, लेकिन इस केस में जो लॉस है वो हार्डली नेग्लिजिबल लॉस होगा, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट इस तरह का लॉस, इससे ज़्यादा लॉस यहाँ पर पावर लॉस नहीं मिलेगा, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, राइट। तो विद दिस डिस्कशन हमने जो फंडामेंटल्स समझे हैं, हमने जो डिस्कशन किया है वो AC और DC के बारे में किया है इस वीडियो में, राइट। तो इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, और जो अगला वीडियो होगा हमारा, वो अगला वीडियो आएगा आपका जनरेशन ऑफ AC से रिलेटेड, कि AC कैसे जनरेट हुई है, क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं AC को जनरेट करने के लिए, कौन कौन से लॉज की ज़रूरत पड़ती है AC को जनरेट करने के लिए, और जनरेट होने के बाद हमें क्या मिलता है, उसका मैथमेटिकल फंक्शन क्या है, उसको हम कैसे समझेंगे कि वो मैथमेटिकल फंक्शन हमें क्या क्या कह रहा है, और बेसिक टर्मिनोलॉजी AC से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो टिल देन आप इस वीडियो को पढ़िए, इस वीडियो को समझिए, इसमें जो हमने थ्योरी डिस्कस की है, कुछ की पॉइंट्स जो डिस्कस किए हैं उनको समझने की कोशिश करिए, और बने रहिए चैनल के ऊपर आगे आने वाले वीडियोस के लिए, जिसमें आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। स्टिल अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, किसी चीज़ के बारे में कोई डाउट क्रिएट हो रहा है मन में, तो आप मेरे से पूछिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक भी दिया है टेलीग्राम का, आप उसके थ्रू डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करिए, और आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड on this channel, keep liking and subscribing and sharing with your friends. Thank you very much.